सूरत के पास अरब सागर के किनारे एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां रेत सिर्फ रेत नहीं बल्कि अधूरी आत्माओं का घर है। दिन में ये बीच आपको एक साधारण समुद्र किनारे जैसा लगेगा, लेकिन रात ढलते ही ये जगह मौत और रहस्यों का मंजर बन जाती है। लहरों के शोर के बीच से आती धीमी आवाजें और रेत पर उभरते अनजाने निशान इस जगह की डरावनी पहचान है। कई लोगों ने दावा किया है कि यहां उन्होंने रात में अजीब परछाइयां चलते देखी हैं और कुछ लोग कभी वापस लौट कर नहीं आए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो किसी आम सैलानी के साथ डुमस बीच पर घटी थी। सवाल यह है कि क्या वाकई लहरों की आवाज के बीच कोई और भी पुकार मौजूद है जिसे इंसान समझ नहीं पाता? आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, मुझे जरूर बताइए। तो चलिए अब ये कहानी सुनते हैं उसी की जुबानी। मेरा नाम विजय है, मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूं। साल 2017 की बात है, जब मैं अपने 3 दोस्तों के साथ सूरत घूमने गया था। हम सब ने डुमस बीच का नाम बहुत सुना था। काली रेत, रहस्यमयी माहौल और डरावनी कहानियां। दिन भर सब कुछ सामान्य लगा। लहरें किनारे को छू रही थीं, लोग टहल रहे थे और धूप धीरे धीरे ढल रही थी। लेकिन जैसे ही शाम हुई, भीड़ कम होने लगी। एक अजीब सी ठंडक हवा में घुलने लगी, जबकि मौसम गर्मी का था। मेरे दोस्त वापस लौटना चाहते थे, लेकिन मैंने जिद की कि क्यों न थोड़ी देर और रुका जाए। मुझे रोमांच पसंद था। हम चारों बैठकर समंदर की लहरों को देख ही रहे थे कि अचानक हमें अपने पीछे रेत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हमने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रेत पर ताजे कदमों के निशान जरूर थे, लेकिन वो पानी की तरफ नहीं जा रहे थे, बल्कि हमारी तरफ आ रहे थे। रेत पर बने वो कदमों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने अपने दोस्तों से कहा, देखा, कोई अभी अभी यहां चला है। पर अजीब बात यह थी कि निशान हम तक आकर खत्म हो गए थे। आगे कुछ नहीं था, जैसे कोई हमारे पास खड़ा होकर अचानक गायब हो गया हो। मेरे दोस्त डरे और बोले कि अब हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा था कि यह सब मेरी कल्पना है। हम वहीं बैठे रहे। अचानक समंदर से आती लहरों के बीच हमें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे बोल रहा हो, कोई नाम पुकार रहा हो। हम सब ने ध्यान से सुना। वो आवाज एकदम धुंधली थी, पर ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, विजय। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दोस्तों ने मेरी तरफ देखा, क्योंकि नाम तो मेरा ही लिया गया था। हम सब हैरान होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उस रात डुमस बीच पर जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, माहौल और भी रहस्यमयी होता गया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस लहरों की आवाज थी। लेकिन उस आवाज के बीच मुझे अपना नाम पुकारती हुई आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। मेरे दोस्त मुझे बार बार खींच रहे थे, चल यहां से निकल चलते हैं। लेकिन न जाने क्यों मेरे पैर वहीं जम गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। मैंने मशाल की तरह अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और रेत पर चारों तरफ रोशनी डाली। रोशनी में हमें कई और पैरों के निशान दिखाई दिए, लेकिन ये पैरों के निशान इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आकृति टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे उंगलियां लंबी हों और पंजा गहरा दबा हो। मेरे दोस्तों का डर अब गुस्से में बदल रहा था। एक बोला, तू रुक, हम जा रहे हैं। तीनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन मैंने फिर वही आवाज सुनी, इस बार और साफ, विजय। मेरे कानों में गूंजने लगी और तभी मेरे पैरों के पास की रेत हल्की हल्की हिलने लगी। मैंने ध्यान से देखा तो ऐसा लगा जैसे नीचे से कोई रेत को बाहर धकेल रहा हो। मैं झुककर देखने ही वाला था कि अचानक लहरें तेज होकर आईं और मेरे पैरों तक पहुंच गईं। लेकिन उस लहर के साथ जैसे खून की हल्की सी लकीर बहकर मेरे पास आकर रुक गई। मैं पीछे हट गया, सांसें तेज हो गईं। मेरे दोस्त अब मुझसे दूर जा चुके थे। मैंने उन्हें पुकारा, लेकिन मेरी आवाज जैसे हवा में दब गई। वे तीनों मुझे सुन ही नहीं पा रहे थे। तभी पीछे से रेत पर किसी के नंगे पैरों की तेज तेज चलने की आवाज आई। मैंने तुरंत मुड़कर रोशनी डाली। कुछ भी नहीं था, लेकिन रेत पर गीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे, ताजा और गहरे। वो निशान समंदर की तरफ नहीं, बल्कि मेरी तरफ आ रहे थे।
मेरा गला सूख गया। मैंने दौड़कर अपने दोस्तों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अजीब ये था कि जितना मैं दौड़ता उतना ही बीच लंबा होता जा रहा था, जैसे रेत कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। मेरे दोस्तों की परछाई दूर होती गई। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन वे बस और दूर होते गए। और तभी मेरे सामने रेत पर एक परछाई बनी। कोई खड़ा था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, बस उसकी आकृति, जैसे धुंधली परछाई। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे फोन की फ्लैशलाइट कांपने लगी और अचानक बंद हो गई। मेरे फोन की रोशनी बुझते ही चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। बस लहरों की आवाज थी, लेकिन उस आवाज में भी अब कुछ अलग था, जैसे पानी के साथ किसी के कराहने की ध्वनि उठ रही हो। मैं सांस रोककर वहीं खड़ा रह गया। रेत मेरे पैरों के नीचे धीरे धीरे धंसने लगी थी, मानो किसी ने नीचे से पकड़ लिया हो। मैंने हड़बड़ाकर अपने पैर खींचे और पीछे हट गया, लेकिन तभी सामने वहीं पर छाई फिर दिखाई दी। इस बार और साफ, जैसे किसी इंसान का धुंधला चेहरा, पर उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे। मैंने जोर से चिल्लाकर अपने दोस्तों को पुकारा, लेकिन मेरी आवाज गले से निकलकर जैसे आधी ही हवा में दब जाती थी। मैं पूरी ताकत से भागने लगा। अजीब ये था कि लहरें मेरे साथ साथ पीछे हट रही थीं, जैसे मुझे बीच के और अंदर खींचना चाहती हों। अचानक हवा इतनी तेज हो गई कि रेत उड़कर मेरे चेहरे से टकराने लगी। मेरी आंखों में जलन हुई और मैं गिर पड़ा। गिरते ही मेरी नजर सामने पड़ी। रेत पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा था। मैं आंखें मिचमिचाकर देखने लगा। लिखा था, वापस मत आना। मेरा दिल धड़कना बंद सा हो गया। ये किसने लिखा, कब लिखा, मैं समझ नहीं पाया। उसी वक्त कानों में वही आवाज फिर से गूंजी, पर इस बार और भी नजदीक से, विजय। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल ऑन करने की कोशिश की। आखिरकार स्क्रीन जल उठी, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, मेरे सामने रेत पर एक और चेहरा उभर आया। वो चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखों से पानी नहीं, बल्कि काली रेत टपक रही थी। मैं जोर से चिल्लाया और उल्टे पैरों भागा। भागते भागते अचानक मुझे अपने दोस्तों की परछाइयां दिखीं। तीनों खड़े थे, हाथ हिलाते हुए। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा और कहा, चलो यहां से निकलते हैं, यहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जब मैं बिल्कुल पास पहुंचा तो मेरी रूह कांप गई। वहां मेरे दोस्त खड़े नहीं थे, बल्कि रेत पर 3 गहरे गड्ढे थे, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें खींचकर अंदर दबा दिया हो। मेरे पैरों तले जमीन हिलती सी महसूस हो रही थी। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपते हुए उन गड्ढों को देखने लगा। गड्ढों के भीतर से सीली बदबू और किसी के कराहने की आवाजें उठ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी के नीचे दबे लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे हों। मैं घबराकर पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उन गड्ढों से हाथ बाहर निकले, काले और सड़े हुए, जिनकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। वो हाथ जैसे मुझे पकड़कर नीचे खींचना चाहते हों। मैंने पूरी ताकत से अपने शरीर को झटका दिया और वहां से भाग निकला। दौड़ते दौड़ते मेरी सांसें टूट रही थीं, लेकिन बीच जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और लहरों की गड़गड़ाहट थी। अचानक मुझे अपने बाएं कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज महसूस हुई। मैं ठिठक कर रुक गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से रेत पर दौड़ते पैरों की आवाज सुनाई दी। मैं मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और तेजी से भागने लगा। कुछ दूरी पर मुझे फिर रोशनी दिखाई दी। लगा शायद मेरे दोस्त लौट आए हों। मैं पूरी ताकत से उधर भागा। करीब पहुंचने पर देखा तो तीनों मेरे दोस्त खड़े थे। उनके चेहरे सख्त और सफेद पड़ चुके थे, आंखें बड़ी बड़ी और खाली सी। मैं डर के मारे वहीं थम गया। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग कहां चले गए थे? लेकिन उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। तीनों बस एक साथ हाथ उठाकर मेरी तरफ इशारा करने लगे। मैंने ध्यान से देखा तो उनके पैरों के नीचे रेत नहीं, बल्कि काला पानी था, जो धीरे धीरे फैलकर मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी उनमें से एक की गर्दन टेढ़ी होकर पीछे की तरफ मुड़ गई और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में गड़ गईं। उसके होंठ हिले और हल्की सी आवाज निकली, तू भी यहीं रह जाएगा। मैंने चीख मारकर आंखें बंद कर लीं और पागलों की तरह दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते अचानक मेरे पैर के नीचे कोई कठोर चीज आई और मैं औंधे मुंह गिर पड़ा। उठकर देखा
तो रेत में एक जली हुई लाश दबी हुई थी। उसका चेहरा आधा पिघला हुआ और आंखें खुली हुई थीं। वो मुझे घूर रही थी, जैसे अभी जिंदा हो। मैं बुरी तरह चिल्लाया और बेहोश होकर वहीं गिर गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो चारों तरफ धुंधली सी रोशनी थी। लग रहा था जैसे सुबह का उजाला फैल रहा हो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। रेत पर पड़ा था और समंदर की लहरें धीरे धीरे किनारे पर आ रही थीं। आसमान में हल्की सी लालिमा थी। मैंने चारों तरफ देखा तो बीच बिल्कुल सुनसान था। न मेरे दोस्त कहीं दिखाई दे रहे थे, न वो अजीब परछाई, न ही वो हाथ जो मुझे पकड़ने उठे थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और बुरी तरह कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। मेरे कपड़े रेत और गीली मिट्टी से सने थे। सिर घूम रहा था, लेकिन मैं किसी तरह सड़क की तरफ चला। रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग मछुआरा मिला। उसने मुझे देखा तो अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तू रात को बीच पर था? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यहां जो रात गुजार लेता है उसके साथी कभी नहीं लौटते। तुझे जिंदा देखकर हैरानी हो रही है। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने घबरा कर कहा, मेरे दोस्त 3 लोग और थे मेरे साथ, कहां गए वो? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखते हुए गहरी सांस ली और बोला, तेरे साथ कोई नहीं था। सुबह से मैं यहीं हूं, तू अकेला है। मैं सन्न रह गया। मुझे अपने दोस्तों की चीखें, उनके चेहरे, उनका गायब होना सब याद था। लेकिन बूढ़े की बात सुनकर मेरी हड्डियां ठंडी पड़ गईं। मैं कांपते हुए सड़क पर भागा और एक रिक्शे वाले से सूरत शहर की तरफ जाने को कहा। रिक्शे पर बैठते ही मैंने पीछे मुड़कर बीच की तरफ देखा। धुंध में मुझे ऐसा लगा जैसे 3 परछाइयां खड़ी होकर मुझे घूर रही हों। लहरों की आवाज के बीच फिर वही पुकार गूंजी, विजय। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने नजरें फेर लीं और दिल में बस यही सवाल घूमता रहा, अगर मेरे दोस्त कभी थे ही नहीं तो पिछली रात जिनके साथ मैं वहां गया था वो कौन थे? रिक्शा मुझे शहर की तरफ ले जा रहा था, लेकिन मेरा दिल अब भी डुमस बीच पर ही अटका था। आंखें बंद करता तो मेरे सामने वहीं 3 परछाइयां खड़ी नजर आती, चेहरे सफेद पड़े हुए, आंखें खाली। मैंने सोचा शायद ये सब मेरा वहम हो, लेकिन तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने घबराकर स्क्रीन देखी तो वहां मेरे दोस्त राहुल का नाम चमक रहा था। मैंने तुरंत कॉल उठाई और कांपती आवाज में कहा, राहुल कहां हो तुम लोग? मैं अकेला हूं। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं बार बार हेलो कहता रहा, लेकिन वो सांसें और गहरी होती गईं। फिर अचानक लाइन कट गई। मेरे हाथ से फोन छूटकर गिर गया। मैं बुरी तरह पसीने से भीग गया। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर मैंने कॉल लॉग चेक किया। कॉल डिटेल्स में नंबर तो वही था, लेकिन टाइमिंग देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कॉल ठीक रात 3:15 पर आई थी, जबकि उस वक्त तो मैं बीच पर बेहोश पड़ा था। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, क्या सच में मेरे दोस्त उसी रात मारे गए और अब उनकी आत्माएं मुझे खींच रही हैं, या फिर मैं अकेला ही शुरू से वहां था? मैंने कांपते हाथों से फोन फिर चालू किया और सोशल मीडिया पर मैसेज चेक किए, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब देखा कि मेरे उन तीनों दोस्तों के अकाउंट ही मौजूद नहीं थे, जैसे वो कभी थे ही नहीं। मैंने चीख मारकर आंखें बंद कर लीं। रिक्शा रुक गया। रिक्शे वाला बोला, साहब शहर आ गया। मैंने हड़बड़ाकर बाहर कदम रखा, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा, डुमस बीच की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा के साथ रेत के कण उड़ते हुए मेरे चेहरे से टकराए और उस हवा में मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, विजय वापस आ। मेरी सांस अटक गई। उस पल मुझे समझ आ गया कि यह कहानी शायद अब कभी खत्म नहीं होगी। शहर पहुंचकर मैं एक छोटे से होटल में रुक गया। बदन थकान और डर से टूट चुका था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे की खिड़की से बाहर झांकता तो हर तरफ बस वही बीच दिखाई देता, जबकि होटल सूरत शहर के बीचों बीच था। बार बार वही सवाल मन को कचोट रहा था, अगर मेरे दोस्त कभी थे ही नहीं तो मेरे साथ डुमस बीच तक गया कौन था? रात को करीब 12 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, पहले धीमी फिर तेज। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो गलियारे में कोई नहीं था, पर फर्श गीला था,
जैसे किसी के पैरों से पानी टपकता हुआ अंदर तक आया हो। मैं डर के मारे दरवाजा बंद कर वापस बिस्तर पर बैठ गया। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था अनजान नंबर। मैंने धीरे से कॉल उठाई। दूसरी तरफ एक साथ 3 आवाजें गूंज रही थीं। वो आवाजें मेरे ही दोस्तों की थीं, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी और भारी। उन्होंने कहा, तू हमें छोड़कर क्यों चला आया? मेरे हाथ से फोन गिर पड़ा। मैं कांपते हुए कमरे से बाहर भागा। रिसेप्शन पर पहुंचकर मैंने स्टाफ से मदद मांगी। उन्होंने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, साहब, आप अकेले आए थे, किसी और का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं? मेरे होश उड़ गए। मैं बेतहाशा होटल से बाहर निकला और सड़क पर आ गया। उस वक्त रात का अंधेरा गहरा चुका था। ठंडी हवा बह रही थी। मैंने हिम्मत करके फोन फिर से उठाया और अपने घर नंबर मिलाया। इस बार कॉल लगी, लेकिन दूसरी तरफ से मेरी ही आवाज सुनाई दी, विजय, तू तो पहले ही बीच पर रह गया था। मेरे पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा, और अचानक सड़क पर गिरी रेत में मुझे वहीं 3 पैरों के गहरे निशान दिखाई दिए जो सीधे मेरी तरफ आ रहे थे। मैं वहीं सड़क के बीच खड़ा रह गया। सांसें तेज हो गईं। वो पैरों के निशान धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे थे, लेकिन सामने कोई इंसान नहीं था। बस रेत हिल रही थी और निशान खुद ब खुद बनते जा रहे थे। मैंने कांपते हुए पीछे हटना शुरू किया। तभी स्ट्रीट लाइट टिमटिमाई और बुझ गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। अंधेरे में मुझे वहीं 3 परछाइयां दिखाई दीं जिनके साथ मैं बीच पर गया था। अब वो बिल्कुल पास थीं। उनकी आंखें खाली गड्ढों जैसी और चेहरों पर वही सख्त सफेदी। उनमें से एक ने हाथ बढ़ाया और मेरे कंधे पर रख दिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। मेरे कान के पास हल्की फुसफुसाहट गूंजी, हम अब तेरे साथ ही रहेंगे। मैं जोर से चीखा और भागते भागते सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचा। पहली ट्रेन ली और अहमदाबाद लौट आया। रास्ते भर मैं कांपता रहा। लगा अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब घर पहुंचा तो सबसे बड़ा सदमा मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे परिवार ने मुझे देखकर कहा, विजय, तू अकेला क्यों आया? बाकी 3 कहां रह गए? वो तो तुझसे मिलने घर भी आते रहते थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, पर वो तो, और मेरी आवाज गले में अटक गई। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। खिड़की से बाहर झांका तो काली हवा बह रही थी और हवा के साथ मुझे साफ साफ आवाज सुनाई दी, विजय। मैंने खिड़की बंद कर दी, पर वो आवाज दीवारों से टकराकर बार बार लौटती रही। और तभी आईने में अपनी परछाई देखी। मेरे पीछे वही 3 खड़े थे, मुस्कुराते हुए। उस पल मुझे समझ आ गया, डुमस बीच से जो लौटेगा वो कभी अकेला नहीं लौटेगा। आईने में दिखती वो 3 परछाइयां ठहरी नहीं, धीरे धीरे मेरे करीब आने लगीं। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैं कांपते हुए पीछे हटा, लेकिन जितना पीछे जाता आईना उतना बड़ा होता गया। उसमें सिर्फ मैं नहीं था, पूरा कमरा दिखाई दे रहा था। और उस कमरे की हर दीवार पर मेरे ही दोस्तों के चेहरे उभर आए थे, खाली आंखों वाले, सफेद पड़े चेहरे। मैंने घबराकर आईना तोड़ने के लिए पास रखी कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से दे मारी। शीशा चकनाचूर हो गया, लेकिन टूटे टुकड़ों में भी उनकी परछाइयां मुस्कुरा रही थीं। टुकड़ों से फुसफुसाहट निकल रही थी, विजय, तू हमसे अलग नहीं है। मैं कमरे से बाहर भागा। दरवाजा खोला तो लगा जैसे फिर उसी बीच पर आ खड़ा हूं। चारों तरफ वही काली रेत, वही लहरों की आवाज। मैं चीखता रहा, भागता रहा, लेकिन हर तरफ वही अंतहीन डुमस बीच था। तभी लहरों के बीच से 3 आकृतियां धीरे धीरे बाहर निकलीं। उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। वो सचमुच मेरे वही दोस्त थे, लेकिन उनकी आंखों से पानी नहीं, काली रेत बह रही थी। उनमें से एक ने हाथ उठाकर मेरी तरफ इशारा किया और कहा, अब तेरी बारी है। मैं पीछे हटते हुए गिर पड़ा। रेत मेरे चारों ओर फैलकर मेरे पैरों को जकड़ने लगी। मैं पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरे कान के पास वही आवाज गूंजी, डुमस बीच से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और अगले ही पल चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में मैं तड़पता रहा, सांस रुक रही थी। अचानक लगा जैसे किसी ने मेरे गले को पकड़ लिया हो। मैं पूरी ताकत से छटपटाया। तभी आंखें खुलीं और पाया कि मैं अपने ही कमरे में बिस्तर पर पड़ा था, पसीने से तरबतर,
दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब एक डरावना सपना था, पर जैसे ही कमरे से बाहर निकला मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श पर रेत बिखरी हुई थी, काली रेत। मैंने कांपते हुए चारों तरफ देखा। खिड़की बंद थी, दरवाजा बंद था। फिर ये रेत आई कहां से? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं धीरे धीरे पास गया, हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान सीधे मेरे कमरे के अंदर की ओर बढ़ते जा रहे थे। मैंने हड़बड़ाकर पीछे कदम बढ़ाए। तभी अचानक मेरा फोन अपने आप चालू हुआ और स्क्रीन पर मैसेज चमका, हम लौट आए हैं। उस पल समझ गया कि डुमस बीच पीछे नहीं छूटा है। वो अब मेरे साथ है, हर जगह, और शायद अब जिंदगी भर रहेगा। कहते हैं डुमस बीच की रेत कभी झूठ नहीं बोलती। जिसने भी वहां कदम रखा है उसका कोई हिस्सा हमेशा वहीं रह जाता है। कभी परछाई, कभी चीख, कभी खून की बूंद, और कभी वो डर जो इंसान को रात भर सोने नहीं देता। अब सोचिए, अगर आपके दरवाजे के बाहर भी किसी रात काली रेत बिखरी मिले तो क्या आप समझ पाएंगे कि वो कौन लेकर आया है? तो दोस्तों, क्या आप डुमस बीच की उस सुनसान खामोश रात में जाने की हिम्मत करेंगे? हम मिलते हैं आपसे अगली रात, और ऐसी ही सच्ची डरावनी दास्तानों के लिए जुड़े रहिए स्टोरी नाइट से। और अपना ख्याल रखिए। अलविदा।